हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज है 5 अप्रैल 2025 के द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के साथ जो इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हमें प्रदान करते हैं। इससे पहले मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है कि अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं तो बेस्ट है या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो भी बेस्ट है। दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो इक्वल है लगभग मामला, क्योंकि आने वाले दिनों मतलब अगर हम कुछ सालों की बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। इसलिए अब ये एक तरीके से डिस्कस करने वाला न्यूज़पेपर है और एडिटोरियल पेज इसका खास तौर पर डिस्कस किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज के हम पहले आर्टिकल की, जहां पर पहला आर्टिकल है हिज नेम इज बुली, यानी कि यहां पर ट्रंप की जो टैरिफ वॉर है उसको लेकर बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि भारत इसमें वार्ता से अच्छा है कि खुद की स्थिति को मजबूत करने पर आगे बढ़े। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो प्रतिस्पर्धी कंट्रीज हैं उनके साथ खड़ा होने से अच्छा है कि भारत दूरगामी परिणामों को देखते हुए इसमें निर्णय ले। तो टैरिफ का क्या प्रभाव पड़ेगा भारत पर और भारत इससे कैसे उभरेगा और अपनी स्थिति को कैसे मजबूत करेगा, वो हम इस आर्टिकल में देखेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है वेल जज, यानी अच्छा न्याय किया गया। यहां पर न्यायाधीशों की जो संपत्ति सार्वजनिक करने की बात आई है यशवंत वर्मा के केस के बाद, जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे और उनके सरकारी आवास पर जब आग लगी तो बहुत बड़ा नोटों का जखीरा पकड़ा गया और तब से इन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में भेज दिया गया और फिर ये नियम लाया जा रहा है कि हर न्यायाधीश को अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करना होगा। तो इस आर्टिकल को भी देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है अ न्यू एनर्जी, यानी एक नई ऊर्जा। देखिए, परमाणु रिएक्टरों के डिजाइन और निर्माण के लिए अमेरिकी मंजूरी से क्या हुआ है कि जो छोटे रिएक्टर हैं उनकी जो श्रृंखला है उसको मजबूत करने में, उसको और बनाने में भारत को काफ़ी मदद मिलेगी। तो इस आर्टिकल को भी हम देखेंगे। और द ओजी मिस्टर भारत, यहाँ पर मनोज कुमार जिनकी कल डेथ हो गई, उनके बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है, तो इसको हम स्किप करेंगे। अब आते हैं हम अपने पहले आर्टिकल पर, जो प्रताप भानु मेहता ने लिखा है। यहां पर प्रताप भानु मेहता बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप्स इंपीरियस डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्लोबल ट्रेडिंग ऑर्डर प्रमोट्स। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वैश्विक व्यापार व्यवस्था को नष्ट करने की तानाशाही से यह सवाल उठता है कि देश को इस क्षण पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, यानी इंडिया को यहां पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। भारत में एक दृष्टिकोण है जो ट्रंप को खुश करके इस लक्षण को अवसर में बदल सकता है, यानी कि यहां पर अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप को खुश किया जाए, टैरिफ कम करवा लिया जाए। इस दृष्टिकोण से भारत को वैसे भी कम टैरिफ रखना चाहिए, मतलब भारत को भी इसमें अपनी तरफ से भी कम टैरिफ रखना चाहिए। हम बाहरी दबाव में वहां पहुंचते हैं जहां एक कल्पना वाली दुनिया होती है, वो ठीक नहीं है। अगर यह भारत को ट्रंप के साथ जल्दी से खुश कर देता तो फिर हमारी जो ट्रेड वॉर है वो होती ही नहीं और बेहतर होता। लेकिन यह दृष्टिकोण अदूरदर्शी है और ट्रंप के कार्यों की प्रकृति को गलत तरीके से हम समझ रहे हैं। जबरन वसूली के आगे झुकने के बजाय ट्रंप की तानाशाही के खिलाफ वैश्विक सामूहिक प्रतिरोध को कलात्मक रूप में से खड़ा करना भारत के दीर्घकालिक हित में होगा। ये जो एक तरीके से जबरन वसूली की जा रही है, अगर उसमें हम दूरदर्शिता दिखाकर कलात्मक रूप पर आगे बढ़ें तो ये हमारे लिए पॉजिटिव होगा। द आइडिया ऑफ फेयर ट्रेड, मुक्त व्यापार का विचार, जिसे वामपंथियों और दक्षिणपंथियों दोनों ने बदनाम किया है, एक वांछनीय उद्देश्य और एक शानदार वैश्विक विचार है। व्यापार के पक्ष में पूर्व धारणा के लिए तर्कपूर्ण अपवाद है। समाजों को घरेलू राजनीतिक वैधता और सुरक्षा के बारे में विवेकपूर्ण निर्णय में व्यापार को भी शामिल करने की आवश्यकता है। टैरिफ कम करने के बारे में हमारे पास एक अलग एकेडमिक तर्क हो सकता है, लेकिन यह सोचना भोलापन होगा कि दिखावे के बावजूद ट्रंप जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह टैरिफ कम करने और व्यापार खोलने की दौड़ है। वह जो कर रहे हैं वह साम्राज्यवादी शक्ति का एक खेल है। मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से हम इसे एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसे बदल सकते हैं, क्योंकि ट्रंप तो इसमें पीछे हटने वाले
नहीं है। ऑफ्टन ग्लोबलाइजेशन, अक्सर वैश्वीकरण कुछ घरेलू सुधार ला सकता है, जैसे कि यहाँ पर चीन का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, चाइना का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। जब वो WTO में शामिल हुआ तो वो कानूनी संस्थानों और न्यायिक प्रक्रिया के साथ विश्व व्यापार की एक प्रणाली में शामिल हो गया। पहले वो इसका विरोध करता था, लेकिन बाद में वो इसमें शामिल हो गया, जिसका लाभ उसको मिला। विश्व व्यापार व्यवस्था कुछ मामलों में आसान भी है और भारत जैसे देश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों में भी वो होती है। वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्डर वाज इन सम रिस्पेक्ट्स, यहाँ पर जैसे भारत भी अगर इसमें शामिल होते, देखिए WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने का मतलब है, जैसे इसमें जब देश शामिल होते हैं तो एक दूसरे के यहाँ उनको टैरिफ का सहूलियत मिलती है, यानी टैक्स में छूट मिलती है एक दूसरे के यहाँ व्यापार करने में। तो उसमें पहले चीन भी विरोध करता था, लेकिन जब चीन इसमें शामिल हुआ तो उसको फायदा हुआ, और भारत जैसे देश को तो इसमें फायदा होना ही है। ट्रंप के व्यापार प्रस्ताव मूल रूप से, देखिए यहाँ पर दिया ट्रंप ट्रेड प्रपोजल, ट्रंप के व्यापार प्रस्ताव मूल रूप से न्यूनतम नियम आधारित और पूर्वानुमानित व्यापार प्रणाली के बारे में नहीं है। जब ट्रंप कहते हैं कि उनका लक्ष्य पारस्परिक टैरिफ है तो ऐसा लगता है, लेकिन यह कुछ और ही है। कानून या नियम अपने स्वभाव से ही सक्षम या विवश करने वाले उपकरण होते हैं, वे परिणामों को निर्धारित नहीं करते हैं। देश कुछ के साथ व्यापार अधिशेष और दूसरे के साथ घाटे में चल सकते हैं, ये समय के साथ बदलते रहते हैं। ट्रंप के टैरिफ पारस्परिकता के बारे में नहीं है, वे संतुलन के बारे में है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जब आप दो देशों के साथ व्यापार करते हैं तो कभी एक को लाभ होता है, कभी दूसरे को लाभ होता है, लेकिन जो टैरिफ ट्रंप ला रहे हैं उससे जाहिर सी बात है सिर्फ और सिर्फ ट्रंप का ही लाभ दिख रहा है, ऐसा ट्रंप मानकर चल रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रेड वॉर जब छिड़ेगी तो इसमें और भी देश प्रभावित होंगे, निश्चित तौर पर और देश इसमें प्रभावित होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल पर पैराग्राफ पर आते हैं। Trump's move remind us of the worst aspects of India on political economy. ट्रंप के कदम हमें भारत की अपनी राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सबसे बुरे पहलू की याद दिलाते हैं, जहां विभिन्न क्षेत्रों, उत्पादों और यहां तक कि व्यक्तिगत फर्मों को टैरिफ कम करने या बढ़ाने के लिए लगातार सरकार के साथ लॉबिंग करनी पड़ती थी। दूसरे शब्दों में टैरिफ जो है, दूसरे शब्दों में जो टैरिफ घरेलू संरक्षण का एक साधन थे, ठीक इसी तरह ट्रंप उनका उपयोग करेंगे। उदाहरण के लिए चिप्स को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से छूट दी गई है, लेकिन क्या किसी को पता है कि भविष्य में कौन से सामान, उत्पाद या सेवाएं अमेरिकी राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति के तहत नहीं आएंगी? घरेलू स्तर पर वह संकेत दे रहे हैं कि टैरिफ संरक्षण के बारे में हम आगे और भी सोच सकते हैं। इससे बदतर बनाने के लिए वह और क्या संकेत दे सकते हैं? अगर कोई सरकार सोचती है कि टैरिफ नीति राजस्व के बारे में है, तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था के लिए भी उसको सोचना चाहिए कि अगर वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं तो जो राजनीतिक स्थिरता होगी उसके बारे में भी उनको सोचना चाहिए। थर्ड, ट्रेड एंड फाइनेंस रूल्स आर एम्बेडेड इन लार्जर। तीसरा, व्यापार और वित्त नियम विश्वसनीयता की बड़ी संरचनाओं में अंतर्निहित है। अमेरिका द्वारा अत्यधिक डॉलर विशेषाधिकार का प्रयोग करने का कारण आंशिक रूप से इसकी विश्वसनीयता और खुली राजनीतिक प्रणाली थी। चीन अपनी अपार शक्ति के बावजूद अपने संस्थागत घाटे के कारण मुद्रा पर विश्वसनीयता का संकेत देने के लिए संघर्ष करता है। ट्रंप का पूरा एजेंडा अमेरिकी कानून को और अधिक अनिश्चितता वाला बनाना है। इससे संसाधनों की कार्यप्रणाली, जिसमें संभवतः फेडरल रिजर्व बैंक भी शामिल है, को अधिक निरंकुश बना सकता है। ट्रंप द्वारा अमेरिकी राज्य की विश्वसनीयता के पूर्ण पतन को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इसे उनके सबसे करीबी सहयोगियों द्वारा महसूस भी किया जा रहा है, यानी कि उनके जो सहयोगी हैं वो कहीं ना कहीं इनको, जो क्लोजेस्ट अलायंस है वो इनको समझा भी रहे हैं और सीरियसली समझा रहे हैं कि ऐसा करना उनके लिए, उनके पक्ष में नहीं होगा, लेकिन ट्रंप शायद ये सुनने को तैयार नहीं है। आगे आर्टिकल में बताया गया है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ऑलवेज हैड इंपीरियल अलाइनमेंट। अमेरिकी जो विदेश नीति में हमेशा एक साम्राज्यवादी तत्व रहा है, जो अक्सर प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण की इच्छा से प्रेरित होता है। सत्ता का इस्तेमाल बाजार खोलने और संसाधनों तक पहुंचने के लिए किया जाता है, लेकिन उस साम्राज्यवादी नीति को कम से कम हद तक परस्पर निर्भरता के लिए प्रतिबद्धता, इस पर विचार के प्रति एक वैश्विक प्रतिबद्धता द्वारा रोका गया है। कोई वैश्विक व्यापार प्रणाली नहीं हो सकती जो शून्य योग्य खेल प्रणाली हो। फिर भी यह विचार
समझने योग्य है। पूंजी के वैश्वीकरण और श्रम के वैश्वीकरण में बहुत असमानता है। मतलब जो लेबर हैं वो अलग अलग देशों में अलग अलग रेट पर कार्य करते हैं और जो पूंजी है वो अलग अलग कार्य करती है। खासकर अमेरिका में आप्रवासन एक जटिल मुद्दा है, समाज इसे नियंत्रित कर सकता है, लेकिन ट्रंप एक बंद और संभवतः क्रूर दुनिया चाहते हैं। व्यापार पर उसे खुश करने से आपको एक वैश्वीकरण नहीं मिलेगा। आप व्यापारिक तौर पर अगर अमेरिका को खुश करना चाहते हैं तो ये अमेरिका के हित में नहीं है। देन देयर इज द कंसिडरेशन। भारत के विकास की गति धीमी होने के कारण हमारे पास बहुत कम विकल्प बचे हैं, लेकिन इससे हमें जो सबक लेना चाहिए वह यह है कि सभी मोर्चों पर विकास के लिए राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को नए सिरे से दोहराया जाना चाहिए। हमें यह भ्रम नहीं फैलाना चाहिए कि धमकाए जाने की स्थिति में टैरिफ रियायतें विकास का मार्ग हैं। ट्रंप के साथ खुद को खुश करने की हमारी दीर्घकालिक सोच से प्रेरित नहीं होना चाहिए, बल्कि इस दृष्टिकोण से प्रेरित है कि ट्रंप के पक्ष में होना ही रणनीतिक जीत मानी जाएगी। ट्रंप मूल्य निर्धारण में लगे हुए हैं। अभी जिस तरीके से कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और वो लगे हुए थे कि ट्रंप इज इंगेजिंग इन प्राइस डिस्कवरी। ट्रंप मूल्य निर्धारण में लगे हुए हैं। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि जो लोग ट्रंप के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया देते हैं उन्हें बेहतर सौदे मिलेंगे, यानी चापलूसी हो गई है। लेकिन इनमें से कोई भी सौदा भरोसेमंद नहीं होगा। हमारा दीर्घकालीन हित एक मजबूत संकेत में निहित है कि भारत कोई आसान रास्ता नहीं है। वह अपनी शर्तों और अपनी जरूरतों के हिसाब से काम करेगा। हमारे लिए एकमात्र व्यवहार्य रणनीति यह है कि जितना संभव हो उतना अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाए जाएं जो ट्रंप की दबंगता का विरोध करें। हमें वह खेल तब खेलना है जब हमारे पास संसाधन आ जाएंगे। अभी हम देखिए उतने व्यापारिक तौर पर उतना स्पष्ट नहीं है हमें ना, तो हालांकि राजनीतिक इच्छा से व्यापार नहीं चलाया जाता है, लेकिन जब हम इस स्थिति में आएंगे कि हम व्यापार को और देशों में इस टैरिफ के एवज में भुगतान कर सकते हैं, तब हमें इसकी तरफ बढ़ना होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वेल जज। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को और सार्वजनिक जो सुप्रीम कोर्ट संपत्ति न्यायाधीशों को जो संपत्ति सार्वजनिक करने की घोषणा की गई है उसका स्वागत किया गया है। देखिए यहाँ पर बताया गया था सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दैट जज शुड पब्लिकली डिक्लेयर देयर एसेट्स इज वेलकम एंड सिग्निफिकेंट बिकॉज इज प्रियोरिटीज ट्रांसपेरेंसी। तो सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय न्यायाधीशों को अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने के रूप में घोषित करनी चाहिए स्वागत योग्य है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पारदर्शिता और खुलेपन को प्राथमिकता देता है। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार न्यायाधीशों की संपत्ति सार्वजनिक करने के बारे में एक संकल्प लिया था, यानी यहाँ पर 1997 से ही ये प्रयास किए जा रहे हैं, जब उसने न्यायाधीशों और न्यायपालिका के लिए आचार संहिता और न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन अपनाया था। अब 1 अप्रैल को पूर्ण न्यायालय की बैठक में सभी न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से इस संहिता की पुष्टि की तथा अपनी संपत्ति की सूची सार्वजनिक डोमेन पर डालने की सहमति व्यक्त की है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत न्यायाधीशों की संपत्ति के प्रकटीकरण को बरकरार रखते हुए 2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक निर्णय में कहा गया था कि सभी शक्तियां न्यायिक शक्ति कोई अपवाद नहीं है। कोई अपवाद नहीं। एक आधुनिक संविधान में उत्तरदायित्व है कि हम ट्रांसपेरेंसी को, यानी कि जो पारदर्शिता है उसको बनाए रखें। आगे इसमें आर्टिकल में बताया जा रहा है कि 2015 में जब इसने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक करार दिया था, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सरकार को एक पैर जमाने का मौका दिया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने माना कि न्यायाधीशों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने का अब 1 दशक बाद जो हालिया बर्ताव है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप यहाँ ये बताया जा रहा है, यहाँ पर कोलिजियम नीति जो है उसको टारगेट किया जा रहा है। कोलिजियम नीति के बारे में आपको हम ये बता दें कि कोलिजियम नीति में होता है, मैंने कई बार बताया कि पहलवान का बेटा पहलवान बनेगा। उसी तरीके से जज ही निर्णय लेते हैं कि हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा, हम किसको कहाँ शिफ्ट करेंगे। इसमें सरकार की कोई भागीदारी नहीं होती है। यहाँ पर
कॉलेजियम नीति यही होती है। आगे इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि न्यायमूर्ति वर्मा के मामले में आरोप वित्तीय भ्रष्टाचार से संबंधित है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर यादव के मामले में पक्षपातपूर्ण पूर्वाग्रह और पक्षपात के आरोप हैं, जबकि दोनों मामलों में एक आंतरिक न्यायिक जांच शुरू की गई है। तथ्य यह है कि संस्था के लिए बहुत कम विकल्प हैं, यानी कि कोई बाहरी इसमें हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता है। न्यायालय ही खुद समिति बनाएगी, खुद ही निर्णय देगी। संविधान एक न्यायाधीश के महाभियोग के लिए एक उच्च मापदंड निर्धारित करता है जो राजनीतिक सहमति के बिना इसे लगभग असंभव बनाता है। यहां तक कि एक आंतरिक जांच शुरू करने का निर्णय पूरी तरीके से सीजीआई के हाथ में होता है, जिनका कार्यकाल तेजी से छोटा होता जा रहा है। साथ ही भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अनौपचारिक समाधान जैसे कि किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण या उसके न्यायिक कार्य वापस लेना अत्यंत अपर्याप्त होगा। कॉलेजियम की स्थानांतरण नीति यानी कि जो कॉलेजियम नीति है उसके तहत ही इधर उधर करना यानी पोस्टिंग करना, जैसे कि जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से फिर इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया है। स्थानांतरण नीति जो कि एक अधिकतर गोपनीयता से लिपटी रहती है, एक कटघरे में खड़ी होती। कैसे ट्रांसफर किया जाता है, क्या क्राइटेरिया अपनाया जाता है, ये आज तक किसी को नहीं पता है। पिछले 2 सप्ताह में इलाहाबाद और कलकत्ता के बार ने न्यायाधीशों को उनके संबंधित उच्च न्यायालयों में वापस भेजने का विरोध किया। यही कारण है कि भले ही संपत्ति का खुलासा करने का न्यायालय का निर्णय संस्था में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए सही दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि जवाबदेही का ढांचा न्यायपालिका के भीतर में आए ताकि संस्था अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखे। इन्हें जवाबदेही निश्चित होनी चाहिए कि यानी कि यहाँ पर बाहरी व्यक्तियों की थोड़ी सी तो एंट्री होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है अन्यू एनर्जी। परमाणु रिएक्टरों के डिजाइन और निर्माण के लिए अमेरिकी मंजूरी से भारत के लिए छोटे रिएक्टरों की मूल श्रृंखला का हिस्सा बनने का रास्ता यहां पर साफ हो गया है। आगे बताया जा रहा है ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स यानी कि लगभग 2 दशक के बाद भारत अमेरिकी असैन्य परमाणु समझौते को 26 मार्च को अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने भारत में परमाणु रिएक्टरों के डिजाइन और निर्माण के लिए हॉलटेक इंटरनेशनल के आवेदन को मंजूरी दे दी है। यह भारत के 3 कंपनियों L&T, टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स और हॉलटेक की क्षेत्रीय सहायक कंपनी हॉलटेक एशिया को एक तरीके से अवधिकृत लघु मॉड्यूल रिएक्टर यानी कि SMR प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की अनुमति देता है। SMR उन्नत परमाणु रिएक्टर है जिनकी बिजली उत्पादन क्षमता 30 मेगावाट से 300 मेगावाट तक है। हॉलटेक को मंजूरी जो ऐसे समय मिली है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह संभावित रूप से भारत के लिए छोटे रिएक्टरों के विनिर्माण मूल श्रृंखला में भाग लेने का रास्ता साफ करता है। हाल के महीने में भारत ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अपनी योजनाओं का अनावरण किया है। अगर हम यहाँ पर बात करें 2025-26 की, 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट तक का ऊर्जा परमाणु विकसित करने की बात कही है। इससे देश को अपने ऊर्जा परिवर्तन में मदद मिलेगी और सीतारमण ने 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लघु मॉड्यूल रिएक्टरों यानी कि SMR के अनुसंधान और विकास के लिए एक परमाणु ऊर्जा मिशन की स्थापना की भी घोषणा की है। भारत और फ्रांस के लघु मॉड्यूल रिएक्टर और उन्नत मॉड्यूल रिएक्टर विकसित करने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 200 मेगावाट क्षमता के भारत लघु मॉड्यूल रिएक्टर को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा डिजाइन किया गया है और विकसित किया गया है और परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद निर्माण का समय 60 से 72 महीने आंका गया है। BSMR 200 एक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर प्रकार का डिजाइन है। इसकी तुलना में PWR एक हल्का ऊर्जा वाला होगा। परमाणु ऊर्जा देखिए यहां पर दिया न्यूक्लियर पावर। परमाणु ऊर्जा भारत के ऊर्जा मिश्रण की समस्याओं से निपटने में मदद कर सकती है। यह अपेक्षाकृत स्वच्छ ऊर्जा स्रोत प्रदान करता है जो बेस लोड बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर सकता है क्योंकि इसमें नवीनीकरण ऊर्जा से जुड़ी अनिश्चितताएं नहीं हैं। सरकार को निजी क्षेत्र की गहरी भागीदारी को
सुविधाजनक बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट 3 आर्टिकल थे आज के। आई होप आपने इस वीडियो को समझा होगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। आप आंसर राइटिंग करने की कोशिश करिए, जितना ज़्यादा आप आंसर राइटिंग करेंगे उतना आपके लिए लाभप्रद होगा, क्योंकि जो टैरिफ वॉर है वो आने वाले समय में आपको एक क्वेश्चन तैयार करा सकता है। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।